सीएमसीक्यू प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारत में धान की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में धान चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा, यह एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है, भारत में धान के प्रमुख उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि 1, 2 और 3। धान अधिकांश भारतीयों का मुख्य आहार है। इसे कुल फसली क्षेत्र के लगभग 25% हिस्से में उगाया जाता है और चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अतः कथन एक सही है। यह खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम, उच्च आर्द्रता यानी 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा और पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। आदर्श तापमान दिन में 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 20 डिग्री सेल्सियस होता है और यह अल्प समय के लिए 40 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकती है। अतः कथन 2 सही है। यह पीएच 5.5 से 6.5 वाली मृदा में सबसे अच्छी तरह उगता है, जिनकी जल धारण क्षमता और जल निकासी अच्छी हो। मुख्य उत्पादक राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब प्रमुख हैं। अतः कथन 3 भी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, यूरो अटलांटिक साझेदारी परिषद यानी ईएपीसी। दूसरा, भूमध्य सागरीय संवाद। तीसरा, इस्तांबुल सहयोग पहल यानी आईसीआई। उपर्युक्त गठबंधनों में से कौन उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के भाग हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ट्रांस अटलांटिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन अपने सदस्य देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में 12 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी, जिनमें से अधिकांश यूरोप और उत्तरी अमेरिका से थे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की आधारशिला बना हुआ है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में बुलेवार्ड लियोपोल्ड 3 में है। नाटो के सहभागी यूरो अटलांटिक साझेदारी परिषद यानी ईएपीसी, भूमध्य सागरीय संवाद, इस्तांबुल सहयोग पहल यानी आईसीआई। अतः विकल्प डी सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 77, विकल्प बी अनुच्छेद 78, विकल्प सी अनुच्छेद 88 या विकल्प डी अनुच्छेद 89। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 77 यानी भारत सरकार का कार्य संचालन। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन हेतु तथा मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य या संघ के मामलों के प्रशासन और विधिक प्रस्तावों से संबंधित सीओएम के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 88 या भारत के महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 89 इसमें राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और उपसभापति के चुनाव का प्रावधान करता है। अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और सांसदों को बिना किसी पूर्व सूचना के मुद्दे उठाने की अनुमति देता है। दूसरा, शून्यकाल से संबंधित विनियम प्रक्रिया नियमों में उल्लिखित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल 1। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन की कार्यसूची के शुरू होने तक चलता है, जो दोनों के बीच के अंतराल को दर्शाता है। इसके अंतर्गत संसद सदस्य यानी कि सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। अतः कथन एक सही है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। प्रक्रिया नियमों में इस वाक्यांश का उल्लेख नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 2025 में भारत में फाइनल से पहले विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की प्रतियोगिताएं किन देशों में आयोजित होंगी? विकल्प ए ब्राजील, जर्मनी और कजाकिस्तान, विकल्प बी रूस, जापान और चीन, विकल्प सी अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस या विकल्प डी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी ब्राजील, जर्मनी और कजाकिस्तान। वर्ष 2025 में प्रतियोगिताएं ब्राजील, जर्मनी और कजाकिस्तान में आयोजित की जाएंगी।
जबकि फाइनल भारत में होगा, अतः विकल्प ए सही है। कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CAFE मानकों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। दूसरा, ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG यात्री वाहनों पर लागू हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों। कारपोरेट औसत और ईंधन दक्षता मानदंड की बात करें तो CAFE मानकों को पहली बार वर्ष 2017 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित किया गया था, अतः कथन एक सही है। यह विनियमन वर्ष 2015 के ईंधन उपयोग मानकों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वाहनों की ईंधन दक्षता में 35% की वृद्धि करना है। इन विनियमों को 2 चरणों में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2022-23 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लक्ष्य 130 ग्राम प्रति किलोमीटर और वर्ष 2022-23 के बाद 113 ग्राम प्रति किलोमीटर तक प्राप्त करना। प्रयोज्यता: ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG वाले यात्री वाहनों पर लागू हैं, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के लक्ष्य 2 का लक्ष्य 2030 तक भूख से मुक्त विश्व का निर्माण करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों। भोजन का अधिकार सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार में अंतर्निहित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, अतः कथन एक सही है। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 का उद्देश्य 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही है। भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वार्ता में 10 वर्षीय रक्षा ढांचे को महत्व देने, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट ढांचे के तहत सहयोग का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस सहित बहुत कम देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता प्रारूप अपनाया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों। भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता अगस्त 2025 का मुख्य उद्देश्य 10 वर्षीय रक्षा ढांचे को महत्व देना, रक्षा उत्पादन को बढ़ाना, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना तथा अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट सैन्य साझेदारी, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी हेतु अवसरों का लाभ उठाना ढांचे के अंतर्गत सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। भारत ने अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस सहित कुछ ही देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का प्रारूप अपनाया है। इसमें रणनीतिक सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के क्रम में विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, अतः कथन 2 सही है। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? विकल्प ए वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, विकल्प बी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, विकल्प सी मानसिक कल्याण के लिए आयुर्वेद, या विकल्प डी स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद के माध्यम से वैश्विक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अर्थ ओवरशूट डे का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? विकल्प ए अल गोर, विकल्प बी एंड्रयू सिम्स, विकल्प सी बिल गेट्स, या विकल्प डी ग्रेटा थॉनबर्ग। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।